एकता संतोषी की बड़ी बहू है। एकता बहू कम घर की सास बनने की ज्यादा कोशिश करती। हर चीज में एकता ऐसा दिखाती कि वो इस घर की मालकिन है। हर चीज उससे पूछकर ही होनी चाहिए और उससे बेहतर किसी को कुछ नहीं आता। एक रोज संतोषी एकता से कहती है, पूनम, अब तेरे देवर की भी शादी करनी होगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही नहीं है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी और फिर शादी में भी तो इतना काम काज रहेगा। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। मैं देवर जी के लिए लड़की भी ढूंढ लूंगी और उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से करवा दूंगी। आप बस सबसे कह दीजिएगा कि मेरे काम में टांग ना अड़ाए। अरे कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, तुझे जो करना है कर। जी मम्मी जी। एकता खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब मैं भी सासू माँ की तरह अपनी देवरानी पर हुकूमत करूंगी। एकता अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों से अपने देवर के लिए अच्छी लड़की बताने को कह देती है। एक रोज रात का खाना ना बनाकर एकता जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। फिर खाने के समय कहती है, मम्मी जी, मैं दिन भर इधर से उधर करती रहती हूँ ताकि कोई अच्छी लड़की का पता चल जाए देवर जी के लिए। इन सब में ना मैं बहुत थक जाती हूँ। खाना बनाने के लिए सोच रही हूँ कि कोई काम वाली रख लूं। अरे बाबा, लड़की ढूंढनी है, कोई लोहा नहीं तोड़ना है जो तुम थक जाती हो। खाने वाली रखना है तो रख लो, उसमें कोई बात नहीं है। भाभी, ठीक किया कि आज बाहर से खाना मंगवा लिया। बहुत दिनों से कहीं बाहर का खाना नहीं खाया था। सब्जी बहुत अच्छी है ना भैया? हाँ, तुझे तो अच्छी लगेगी। तुम्हें बाहर का खाने का मौका चाहिए बस। भाभी, अब काम वाली क्यों रख रही हो? जोमेटो है ना, जब खाना ना बना पाओ तो आज की तरह ऑर्डर कर लेना। अरे बहुत थक जाती हूँ मैं। बहू, जो तुझे ठीक लगता है कर। पैसे भी अब तुम्हें ही घर संभालना है। एकता अब और भी शेर हो जाती है क्योंकि अब घर में उसी की चलती। सास से खुला ऑर्डर पाकर एकता के पर और भी ज्यादा निकल जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज आनंद के दोस्त विपुल को पता चलता है कि आनंद अपने भाई के लिए लड़की देख रहा है। विपुल आनंद से कहता है, दोस्त, कुछ बात करनी थी तुझसे। अरे बोलना यार, तुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है मुझसे कुछ बोलने में? बेधड़क बोल, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। यार, मैंने सुना है तू आयुष के लिए लड़की देख रहा है। हाँ भाई, लेकिन कोई ढंग की लड़की मिले तब ना। तेरी नजर में कोई लड़की होगी तो बताना मुझे। मुझे अपनी पूनम के लिए आयुष बहुत पसंद है। अरे पूनम का तो मुझे ध्यान में ही नहीं आया। उससे अच्छी लड़की तो मेरे आयुष को मिल ही नहीं सकती। रिश्ता पक्का समझ दोस्त। आज ही मैं घर पर बात करके शादी की तारीख पक्की करके तुझे बताता हूँ। पहले आयुष और बाकी सबसे पूछ तो ले। आयुष, पूनम से मिल ले एक बार। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आयुष को पूनम पसंद ही आएगी। आनंद घर जाकर संतोषी और सबको पूनम के बारे में बताता है। तब तो ठीक है, घर बैठे ही रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए। मम्मी जी, ऐसे कैसे हम हाँ कर दे? पहले लड़की का पता तो लगा ले। लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़की मिल जाएगी अपने आयुष के लिए। देखो, मैंने कह दिया है कि आयुष की शादी पूनम से ही होगी। तुम इतने दिनों से लड़की ढूंढने का ड्रामा कर रही हो, अभी तक तुम्हें एक छिपकली भी मिली क्या? यहाँ जान पहचान में अच्छा रिश्ता और घर मिल रहा है तो नाटक शुरू है तुम्हारा। बहू, आनंद ठीक कह रहा है। पूनम को ना मैंने पहले भी देखा है। लड़की सुंदर है और उसे सब कुछ आता भी है। अब तो एकता की बोलती बंद हो जाती है। आनंद पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लेता है। एकता शादी की तैयारी में लग जाती है। एकता अपने लिए बहुत सुंदर और हैवी लहंगा लेकर आती है। आनंद एकता से कहता है, तुम्हें अभी पूनम के लिए शॉपिंग करनी चाहिए और तुम अपने में ही लगी हो। तुम्हारी शादी नहीं है। तुमसे नहीं होता है तो बोलो, मैं पूनम से कह देता हूँ, वो खुद की शॉपिंग कर लेगी। जो होगा पैसा वो हम दे देंगे। तुम ना ज्यादा बनो मत। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। शादी में सबकी नजर मुझ पर रहेगी। अच्छा, तुम शादी में शॉपिंग के नाम पर बस अपनी ही शॉपिंग करती रहोगी और सबको लगेगा तुम कितना काम कर रही हो। आनंद आयुष से कहता है, आयुष, तुम और पूनम साथ मिलकर कहीं शादी की अपनी शॉपिंग कर लो। तुम्हारी भाभी के सहारे रहोगे तो वो दिखावा करती रहेगी काम करने का, लेकिन कुछ करेगी नहीं। ठीक है भाई, तो मैं चला जाऊंगा पूनम को अपने साथ लेकर। पूनम और आयुष साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। दिन बीतने लगते हैं। पूनम और आयुष की शादी हो जाती है और पूनम बहू बनकर आयुष के घर आ जाती है। सबको दिखाने के लिए एकता पूनम का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। फिर सबसे पूनम का परिचय करवाती है। पूनम, घर में हम 5 लोग ही रहते हैं।
मम्मी जी के तुम्हें रोज पैर छूने होंगे, वो इस घर की सबसे बड़ी है। चलो अब सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। एकता एक सास की तरह पूनम को एक के बाद एक ऑर्डर करती रहती है। पूनम भी एकता के कहे अनुसार सबके पैर छूती है। फिर आनंद कहता है, आयुष, पूनम भी थक गई होगी, उसे कमरे में ले जाओ। जी भैया। मैं भी यही कहने वाली थी। जाओ पूनम जाओ, आराम कर लो, वरना कल सुबह कैसे उठ पाओगी तुम? सुबह तुम्हें बहुत सारे नियम भी करने हैं। जी भाभी। पूनम और आयुष अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन पूनम सुबह अच्छी बहू की तरह उठकर साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और संतोषी के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी बताइए अब मुझे क्या करना होगा? संतोषी कुछ कहती उससे पहले एकता वहां आकर कहती है, मम्मी जी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारी जिठानी हूं, लेकिन मुझे अपनी सास की तरह ही समझना। मम्मी जी ने तो सब कुछ मुझे ही सौंप दिया है कब से। जी भाभी। अभी तुम मेरे साथ बगल के एक मंदिर में चलोगी, फिर आकर सबके लिए गरम नाश्ता बना देना। तुम्हारी पहली रसोई का काम भी सलट जाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बना दूंगी, फिर मैंने सोचा रोज रोज एक एक रस्म करवाना सही नहीं है, एक ही दिन सब सल्टा देना सही रहेगा, झंझट खत्म। हाँ भाभी ठीक है, तो चले मंदिर। पूनम और एकता मंदिर के लिए जैसे ही निकलते हैं, एकता पूनम से कहती है, पूनम तुम अभी नई नहीं हो ना, सिर पर पल्लू रखो, नहीं तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, आपस में बातें बनाने लगेंगे। जी दीदी। दोनों देवरानी जिठानी मंदिर जाकर आती है। आते ही पूनम रसोई में घुस जाती है और एकता कहती है, पूनम सीधे रसोई में चली गई, ये तक नहीं पूछा कि क्या बनाना है। हमारे घर में पहले सास से पूछा जाता है कि क्या बनाना है, उसके बाद ही कुछ बनाया जाता है। ओह सॉरी भाभी, बताइए क्या बनाना है नाश्ते में? अब से ना मैं आपसे पूछ कर ही कुछ बनाऊंगी। आलू के पराठे और इमली की चटनी। एक काम करो, साथ में पनीर के पराठे भी बना लेना, क्योंकि आनंद आलू के पराठे नहीं खाता। मीठे में खीर बना लो, खीर मुझे बहुत पसंद है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालना। हाँ भाभी। पूनम नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। नाश्ता खाकर सब खुश हो जाते हैं और आनंद 1100 रुपये निकालकर उसी समय पूनम के हाथ में रख देता है। खाना लाजवाब बनाया पूनम। भैया पैसों की क्या जरूरत थी? अरे भाई कैसे जरूरत नहीं है, खाना सही में बहुत अच्छा बनाया। हाँ खाना तो अच्छा है। सब कोई पूनम को कुछ न कुछ देते हैं। पूनम सबको खिला पिलाकर अपना खाना खाने बैठती है। पूनम को खाता देख एकता कहती है, पूनम ये क्या, तुम नई थाली लेकर खा रही हो? पत्नी का धर्म है अपने पति की झूठी थाली में खाए। हमारे घर में सब अपने पति की झूठी थाली में ही खाते हैं। भाभी मुझे पता नहीं था, लेकिन कल से मैं इनकी थाली में ही खाऊंगी। लेकिन भाभी आप तो अभी अपनी प्लेट में खा रही थी। पूनम की बात सुनकर एकता के तोते उड़ जाते हैं और वो 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, मैं तो तुम्हारे भैया की थाली में ही खाती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, तुम्हारे भैया कम नहीं है। उनकी जिद तो तुम जानती हो ना, अपनी झूठी थाली सीधा उठाकर खुद ही धो देते। मैं मजबूरी में कुछ कर भी तो नहीं सकती, वरना मैं कभी नहीं खाती ऐसे। मैं नियम कानून की पक्की हूं। पूनम एकता की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, मेरी जेठानी तो बहुत नियम कानून वाली है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा भाभी कहेंगी। पूनम खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एकता पूनम के कमरे में जाकर कहती है, पूनम घर की बहू बेटी सुबह के समय सोती नहीं। अभी 2 बजे दोनों भाई दुकान से आ जाएंगे, तुम दोपहर का खाना बना लो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना। चलो फटाफट खाने में लग जाओ। चावल, दाल, रायता, रोटी और आलू की सूखी सब्जी बना लेना। सलाद और धनिया की चटनी मैं कर दूंगी। तुम अकेले क्या क्या करोगी, मुझे ठीक नहीं लगता अकेले सारा काम किसी एक पर छोड़ देना। ठीक है भाभी, आप चलो मैं आती हूँ। पूनम उसी वक्त उठकर रसोई में चली जाती है और दोपहर के खाने में लग जाती है। एकता हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बन जाता है और सबके आने का वक्त होता है तो एकता कहती है, चल एकता रसोई में चल, सबको लगना चाहिए ना कि मैं भी बैठी नहीं हूँ, काम कर रही थी। एकता रसोई में जाती है और पूनम से कहती है, पूनम जाओ तुम आराम से बैठो, मैं चटनी और सलाद बना देती हूँ। पूनम काम करके हॉल में आती है। जैसे ही वो बैठती है वैसे ही आनंद और आयुष दुकान से आ जाते हैं।
बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। रसोई से पसीना पोंछती हुई एकता निकलती है और पूनम से कहती है, पूनम, सबका खाना लगा दो। जी भाभी, अभी लगाती हूँ। पूनम सबका खाना लगाती है। एकता, पूनम कल ही आई है और तुम तब से घर के कामों में उसे लगा रखी हो। ये सही बात नहीं है। हाँ, भी ना मुझे इतना बुरा समझते हैं। मैंने उसे कोई काम पर नहीं लगाया। अब पहली रसोई बनाने का नियम होता है, वो तो करना पड़ेगा ना। और दोपहर के खाने में मैं बराबर उसके साथ ही लगी थी काम में। अच्छा अच्छा, चलो तब तो सही है। पूनम भी जल्दी इस घर में ढल जाएगी। एकता बहू, नाम की तरह तूने घर को भी जोड़े रखा है। हमेशा इसी तरह तू सब कुछ संभाल कर रखना। मम्मी जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? सबको ये लगता है कि दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर खाना बनाया है, लेकिन खाना पूनम ने बनाया था। एकता की तो मौज हो जाती है। पूनम आते ही घर के पूरे काम करने लगती है। शाम को पूनम और एकता हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। उसी वक्त संतोषी वहां आ जाती है। संतोषी को देखकर एकता जमीन पर बैठ जाती है। मम्मी जी, आप बैठो। फिर एकता खिरची नजरों से पूनम को इशारे करने लगती है। भाभी क्या हुआ, बोलिए ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब वो कुछ नहीं, मम्मी जी के सामने ऊपर बैठी हो अच्छा लगता है क्या? अब मम्मी जी, आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा देती हूँ। लाओ भाभी, मैं दबा देती हूँ। पूनम जमीन में बैठकर संतोषी के पैर दबाने लगती है। बहू, जमीन पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी ने मुझसे कहा है जो इस घर का नियम है वो मैं करूंगी। बोलने दे तेरी भाभी को, ऐसा कोई नियम नहीं है। चल ऊपर आकर बैठ जा। पूनम ऊपर आकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एकता अब सारा काम पूनम से करवाती और वाहवाही खुद लूट लेती। एक दिन पड़ोस की एक औरत संतोषी के घर उससे मिलने आती है। संतोषी, सुना है जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से वो जब देखो काम करती ही रहती है। बड़ी बहू कुछ करती नहीं क्या? काम वाली लाई हो या फिर बहू? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बहन, तू तो कमरे में बैठी रहती है, तुझे क्या पता चलता होगा? मैं अपनी खिड़की से जब भी देखती हूँ रसोई में पूनम ही काम करती रहती है। छत पर भी पूनम ही कपड़े सुखाने आती है। बाहर कचरा भी पूनम ही फेंकती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एकता ऐसी नहीं है। बाहर खड़ी एकता ये सब सुन लेती है और भागती हुई पूनम के कमरे में जाकर कहती है, पूनम, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपनी देवरानी नहीं छोटी बहन समझती हूँ। हाँ भाभी, बताओ तो क्या हुआ? अरे मुझे टाइम ही नहीं मिलता बाजार के काम से जो मैं घर के काम कर पाऊंगी। अगर कोई तुमसे पूछे कि घर के सारे काम तुम अकेले करती हो तो कह देना हम साथ में काम करते हैं, वरना घर की इज्जत की बात है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ भाभी। इतने में ही संतोषी पूनम को आवाज देती है। पूनम बेटा, पूरा दिन तुम अकेले ही काम करती हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी तो मेरी सास की तरह है। मतलब हम दोनों मिलकर काम करते हैं। आपने ही कहा था ना, भाभी जो कहे वो करना। तब तो ठीक है बेटा। पूनम बेचारी दिन रात कुत्ते की तरह काम करती रहती है और घर का कोई भी आदमी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। संतोषी भी हर बात में उससे कह देती तू एकता से बात कर ले। एक दिन आनंद दुकान से घर जल्दी आता है और उसे एक बार के लिए शक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पूनम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। घर में नजर रखने की जरूरत है अब मुझे। बुआ जी को बुलाना पड़ेगा। आनंद अपनी बुआ पुष्पा को घर बुला लेता है। अचानक अपनी ननद को देखकर संतोषी शॉक्ड हो जाती है। भाभी, बहुत दिन हो गए थे आप सबसे मिले, तो सोचा चली आऊं। इसी बहाने पूनम बहू से थोड़ी सेवा करवा लूंगी। अरे ठीक किया जो आप आ गई। एकता, तुम्हारे हाथों के पनीर पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो बनाकर ले आ बेटा। बुआ जी, मेरे हाथों के तो आपने खाए हैं, अब ना पूनम के हाथों के खाकर देखिए। पूनम, पकौड़े बना देना तो। जी भाभी, अभी बनाती हूँ। पूनम रसोई में जाती है और तुरंत पकौड़े चाय बनाकर लाती है। पकौड़े खाकर संतोषी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन पुष्पा अपनी नजर गड़ाए रखती है दोनों बहुओं पर और मन ही मन सोचती है, आनंद ने ठीक कहा था, पूनम पर अत्याचार हो रहा है। इसका पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। एक रोज पुष्पा कहती है, पूनम बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल, मुझे थोड़ा सामान लेना है।
लेकिन बुआ जी, घर की सारी मार्केटिंग भाभी ही करती हैं। उन्हें ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ों का। अरे बेटा, तू क्या अभी तक बाजार नहीं गई? अभी तक तो मैं शादी के बाद यहाँ के बाजार नहीं गई हूँ। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। मैं मायके भी एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। क्यों? क्यों बहू? एकता तो अपनी शादी के तुरंत बाद घूमने गई थी, फिर 1 साल तक तो कितनी बार मायके गई है वो। तू चली जा कल ही। तेरे बाल कैसे हो गए हैं? कंघी भी नहीं करती है क्या तू? क्या करूँ बुआ जी, टाइम ही नहीं मिलता। हैं? नहीं, मतलब वो मन ही नहीं करता। आज तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल तैयार हो जा, एकता खाना बना लेगी। पुष्पा पूनम को जिद से ले जाती है। एक दिन पूनम घर पर नहीं होती तो एकता बाजार से रात का खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती है। रात को जब पूनम और पुष्पा घर आते हैं, बहू, तूने खाना नहीं बनाया क्या? एक दिन तुझे इतना भारी हो गया, अकेले तुझसे खाना नहीं बना तो बाहर से मंगवा लिया। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। मैं ना आज थोड़ा अपने कमरे की साफ सफाई में लग गई थी तो लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, आज तो सब साथ बैठकर खाएंगे खाना। पर सबसे पहले एकता बैठ जाती है और पूनम वहीं खड़ी रहती है। अरे पूनम, तू क्यों नहीं बैठ रही? हम सबके साथ बैठ जा। बुआ जी, हमारे घर में नियम है ना कि पति की झूठी थाली में ही खाना है, तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तू पागल है क्या? तुझे किसने कह दिया कि हमारे घर में ऐसे नियम है? मुझे भाभी ने कहा था, और मम्मी ने कहा था कि मुझे भाभी की हर बात माननी है, क्योंकि वो मेरी सास की तरह है। इतना कहते ही पूनम चक्कर खाकर गिर जाती है। आयुष तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहते हैं, अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा काम करने के कारण इन्हें कमजोरी आ गई है। रेस्ट की जरूरत है। आयुष का दिमाग गर्म हो जाता है। अब मुझे समझ में आया कि रोज रात को तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों रहता है। तुम्हें बुखार हो जाता है इतना काम करने से। हाँ, मैं जब से आई हूँ तब से तो बस पूनम ही काम करती रहती है, एक पैर पर, और एकता बहाने बनाकर बचती रहती है। भाभी को तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो एकता को ही पूनम की सास बना दिया है। तुम्हें एक बार हम सबसे बोलना तो चाहिए था ना पूनम। एकता, तुमने बहुत गलत किया है। गलती एकता या पूनम की नहीं है, तुम सबकी है, जिन्होंने कभी बेचारी पूनम पर ध्यान ही नहीं दिया। आयुष, तुम पति तो बन गए, लेकिन पति होने का कोई फर्ज नहीं निभा पाए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बुआ जी, क्योंकि अब मैं दोनों को अलग कर दूंगा ताकि बेचारी पूनम पर ही सारा लोड ना आए। मम्मी, मैं और एकता नीचे तले में रहेंगे और पूनम ऊपर। कुछ वक्त पूनम और आयुष को खुद के लिए मिल जाएगा। एकता, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें पैंतरे करना है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। अब इस घर में कोई काम वाली नहीं रहेगी। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो आनंद। कम से कम काम वाली को तो मत हटाओ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, समझी? तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही रहना होगा, नहीं तो अपना सामान बांधकर घर से चली जाओ। एकता ने पूनम से जो किया था उसका बदला आनंद ले लेता है। अब देवरानी बस बहू बनकर रह जाती है। हाथ की 5 उंगली तो सेम होती नहीं, तो 2 बहनें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? लेकिन क्या हो कि एक बहन के कर्म दूसरे को भोगने पड़े। जा सीमा, अपनी बुआ के लिए फ्रिज से जरा मिठाई ले आ। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बाहर का खाना खाकर मोटी हो रही हूँ मैं। अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम इतने दिनों बाद मिलने आई हो। और वैसे भी फिक्र मत करो, मैंने वो मिठाई अपने हाथों से बनाई है, घर पर ही बनाई है। बुआ नमस्ते, ये लीजिए मिठाई। अरे भाभी, ये दोनों तो कितनी बड़ी हो गई हैं, शादी के लायक। आप बोलो तो इनके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं? बुआ, आप जब भी यहाँ आती है आपकी सुई केवल शादी पे ही अटकी रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। सीमा, और मिठाइयाँ नहीं लाई? माँ, वो बाकी की खत्म हो गई है। अरे किसने करी खत्म? तू तो कभी अपने मुंह से अपना नाम लेगी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये रीमा की हरकत होगी। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। भाभी, अब रहने दो ना, बच्ची है। आप तो जानती ही हो, रीमा थोड़ा चंचल है, शरारती है। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है
कि कहीं इसकी शरारतें सीमा पे भारी ना पड़ जाए। माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, सीमा सही कह रही है। और वैसे भी समय के साथ सब बदल जाता है। अगले दिन सीमा और रीमा दोनों ही बगीचे में घूमने जाते हैं। फूलों के खिलने के बाद बगीचे कितने सुंदर लगते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, चलो उसे तोड़ते हैं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम उसे तोड़ोगी तो फूल मुरझा जाएगा। और वैसे भी ये हमारा बगीचा नहीं है, सुमन काकी का है। उसको पता लग गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं खुद ही तोड़ लूंगी। अरे नहीं रीमा, माँ डांटेगी। पर रीमा सुनती नहीं और बगीचे से फूल तोड़कर घर ले आती है। शाम को सुमन काकी और पड़ोस की औरतें घर आती है। विमला बहन, बाहर निकलो। अरे क्या हुआ सुमन बहन, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी बेटियों को मैंने अपने बगीचे में आने की इजाजत दे दी, इन्होंने तो मेरे बगीचे से फूल तोड़ना शुरू कर दिए। अब ये क्या बोल रही हो तुम? सीमा और रीमा दोनों घर से बाहर आती हैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो पूछो अपनी बेटियों से। गई थी ना सुबह वो मेरे बगीचे में घूमने। हाँ, मैंने भी इन्हें बगीचे में घूमते हुए देखा जब सुबह मैं दूध लेने जा रही थी। क्या तुम दोनों बगीचे गई थी? हाँ माँ, हम बगीचे गए थे, लेकिन सुन लिया ना बहन, ये बगीचे गई थी, इनके अलावा और किसने फूल तोड़ा होगा? माफ करना सुमन बहन, बच्ची है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम कह रही हो इसीलिए मैं इसे माफ कर देती हूँ। आगे से मेरी इजाजत के बिना बगीचे मत जाना, ठीक है सीमा? जी ठीक है काकी। सुमन काकी और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं। अब तुम दोनों बताओ सच सच, किसने बगीचे से फूल तोड़े? माँ, ये सच है कि हम दोनों बगीचे में गए थे, पर फूल मैंने नहीं तोड़ा, फूल रीमा ने तोड़ा था। माँ, मैंने फूल जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो टूट गया। जो भी हुआ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से तुम दोनों बगीचे नहीं जाओगी, ठीक है? ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद, रीमा सीमा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। माँ, सारा काम हो गया है, और तो कुछ नहीं करना ना। अरे पर तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जा तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे ही तो देखने आ रहे हैं। ये सब छोड़ और जल्दी से तैयार होकर आ। माँ, मैं तो तैयार हो गई। तो जा अपनी बहन को सुंदर सा तैयार कर, ताकि लड़का उसे देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुंचते हैं और रीमा और सीमा भी वहां आते हैं। यह है मेरी बेटी सीमा, जिसके लिए हमने रिश्ते की बात की थी, और यह है मेरी दूसरी बेटी रीमा। आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। जुड़वा है क्या? हाँ जी, जुड़वा ही है दोनों। तभी दोनों में काफ़ी अंतर नहीं है। मुझे लगता है एक बार लड़का और लड़की को अकेले में बात करके देख लेना चाहिए। सीमा और लड़का दोनों अकेले में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। बधाई हो, अब हम जल्दी रिश्तेदार बनने वाले हैं। अब चलते हैं, सगाई की तारीख पक्की होते ही बता देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़के वाले चले जाते हैं। मैं नहीं बता सकती सीमा कि मैं कितनी खुश हूँ। इतना अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। तेरे लिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। सीमा, तुझे सच्ची में पसंद है ना लड़का? तो खुश तो है ना इस रिश्ते से? सीमा मुस्कुराती है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों रीमा, क्या हुआ? माँ, उस लड़की की शादी सीमा से नहीं, मुझसे करवाओ ना। अरे ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? क्यों माँ, मेरी उम्र भी तो शादी लायक है और मुझे भी वो लड़का पसंद है। अच्छा घर, पैसा, नौकरी सब है उसके पास। अरे वो रिश्ता तेरी बड़ी बहन सीमा के लिए आया था। अब जब रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तभी भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लड़का और तेरी बहन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। चुप रह। माँ, अगर उसकी शादी होगी तो मुझसे, मैं कुछ नहीं जानती। आप उन्हें कैसे भी करके मनाओ। और सीमा का क्या है, उसके लिए तो और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? अब हम उनसे क्या बोलेंगे? तू शादी के लिए मना कर देना, लड़का मुझे खुद हाँ बोल देगा। तू पागल तो नहीं हो गई?
माँ अगर आपने ऐसा नहीं कराना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगले दिन माँ लड़के वालों से बात करती है, पर लड़के वाले नहीं मानते और रिश्ता तोड़ देते हैं। और इसका पता आस पड़ोस में लगता है तो लोग बातें करने लगते हैं। ये सब इस लड़की के पागलपन की वजह से हुआ। देख लिया, हो गया तेरा रिश्ता, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। बचपना समझकर तेरी हर गलती को माफ किया, और तूने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया। अब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और वो रिश्ता ही तोड़ देंगे। अरे तुझे तो कुछ नहीं पता होता। अब तुझे खुशी मिल गई होगी ना अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करके। अगर तेरी गलतियों पे तुझे मारा होता ना तो आज मेरे साथ ये ना होता। मुझे माफ कर दे सीमा। तेरी माफी मांगने से ये लोग सीमा के बारे में बातें करना छोड़ देंगे क्या? इतना अच्छा रिश्ता तेरी वजह से हाथ से निकल गया और बदनामी अलग से। अब न जाने कब आएगा उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता। ऐसे ही रीमा को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा होती है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। रात का समय था। प्रिया और दर्शन अपने कमरे में थे। सुनो जी, अब तो हाथ हो गई। बच्चों का मजाक बन रहा है स्कूल में, और तो मैं क्या करूं? माँ को समझाओ तुम। अरे समझाना तुम्हारा काम है, मैं तो बहू हूँ, कितना बोलूं? देखो प्रिया, माँ की भावनाएं जुड़ी हैं इस घर से। और मेरी क्या? मेरे तो रोज सर पर पपड़ी गिरती रहती है। किचन में काम करते हुए भी डर लगता है। कभी दरवाजा हिलता है, कभी छत से आवाज आती है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करो, अलग घर ले लो, छोड़ो इस खंडहर को। क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को अकेला छोड़ दो तो फिर भुगतो, मैं तो थक गई हूँ। दूसरे कमरे में निर्जर और उसकी पत्नी रश्मि का झगड़ा चल रहा था। सुन रहे हो, आकाश रो रहा था, अंशु ने खाना भी नहीं खाया। हाँ तो मुझे भी तो बुरा लग रहा है। तो करो ना कुछ, जाओ ना अपनी माँ को समझाओ। अरे कितनी बार समझाया, मानती नहीं है। तो अलग हो जाओ, ले लो कोई फ्लैट, बच्चों का भविष्य तो देखो। रश्मि क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को यूँ छोड़ दूं? अरे तो साथ ले चलो उनको भी। वो नहीं आएंगे, उनकी जान है ये कोठी। तो फिर बच्चों के साथ अन्याय तो मत करो। कल अंशु की गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि कहाँ रहते हो, बेचारा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। देखो ये सब इतना आसान नहीं है। अलग घर लेने के लिए पैसे चाहिए। हाँ तो है ना, दोनों भाई मिलकर ले लो कोई अच्छा सा फ्लैट। अरे दर्शन भैया की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनके बिजनेस में घाटा चल रहा है। तो क्या हम यूं ही इस टूटे फूटे घर में रहते रहेंगे? पता नहीं, पापा से बात करता हूँ कल। हाँ करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और बच्चों को भी ले जाऊंगी। अरे पर रश्मि ने करवट ली और चुप हो गई। निर्जर सोचता रहा। दूसरी तरफ प्रिया भी रो रही थी। दर्शन परेशान बैठा था। पूरे घर में तनाव था। बस जानकी और राम बाबू बेखबर सो रहे थे। सुबह की चाय के साथ राम बाबू और जानकी छत पर बैठे थे। पुरानी खटिया पर दोनों चुपचाप थे। जानती हो जानकी, कल रात नींद ही नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, बच्चों की बातें सुन रही थी। सुना होगा, सब परेशान है, बहुएं नाराज है, पोते शर्मिंदा है। हाँ पर क्या करूं मैं, ये दीवारें बोलती है मुझसे। देखो उस कोने में, वहीं दर्शन ने पहली बार चलना सीखा था, गिरा था तो मैं कैसे दौड़ी थी। और वो खिड़की जिससे तुम मेरा इंतजार करती थी शाम को, याद है? मैं साइकिल से आता था तो तुम देख लेती थी। हाँ, और वो किचन का दरवाजा जो हिलता है, उस पर तुम्हारी अम्मा ने अपनी ऊंचाई का निशान लगाया था। कहती थी इतनी छोटी बहू आई है, खूब खिलाऊंगी। माँ की आखिरी सांस भी इसी कोठी में थी, हमारे हाथों में। बोली थी संभाल के रखना इस घर को। बाबूजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई थी। 7 साल लगे थे बनने में। हर ईंट में उनका पसीना है। पर जान की अब तो बच्चे भी। पता है, मुझे डर लगता है अगर इस घर को कुछ हुआ तो लगता है वो सब यादें मिट जाएंगी, जैसे बाबूजी थे ही नहीं, अम्मा जी थी ही नहीं। यादें दिल में होती है जानकी, दीवारों में नहीं। नहीं, तुम नहीं समझोगे। मेरी सास ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा था, कहा था इस घर को बिगाड़ना मत। ये घर नहीं, उनकी आत्मा है। राम बाबू चुप हो गए। जानकी की आंखों में आंसू थे। सुबह का समय था। आकाश कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दोस्त राहुल घर आया। अरे यार, ये क्या हाल है तेरे घर का? बाहर से तो लग रहा था कोई पुराना म्यूजियम है। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा पुराना है। थोड़ा नहीं भाई, बहुत पुराना है। और देख, ये दीवार तो गिरी जाएगी। और ये क्या, छत से पानी टपक रहा है। हाँ यार, मैंने कहा भी दादी से, पर वो मानती नहीं है।
अरे पर क्यों क्यों इतना बुरा हाल करके रखा है? पैसे नहीं है क्या? नहीं यार, पैसे तो है, पर दादी को इस घर से इमोशनल अटैचमेंट है। कहती है यादें हैं सब। यादें? अरे यादें तो फोटो में भी होती है, रेनोवेट करवा लो ना। तू नहीं समझेगा यार, दादी बोलती है एक ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। तभी अंशु भी तैयार होकर आया, उसका बैग कंधे पर था। चल भाई, लेट हो जाएगा। हाय राहुल। हाय यार। अच्छा सुन, तेरी बर्थडे पार्टी कहाँ है? यार अभी तय नहीं हुआ, शायद किसी होटल में। अरे घर पे क्यों नहीं, सब दोस्त आएंगे, मस्ती करेंगे। अरे यार तू देख रहा है ना घर का हाल, कैसे बुलाया दोस्तों को? हाँ यार सच में, तेरे तो घर आकर मैं डर ही गया। लगा कोई भूत निकल आएगा। अरे बस कर यार, चल निकलते हैं। तीनों बाहर निकले। गेट के पास राम बाबू खड़े थे, बगीचे में पानी दे रहे थे। बेटा आकाश, सुन तो। हाँ दादाजी। बेटा तेरी बर्थडे की बात हो रही थी तो। दादाजी प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे एक मिनट सुन, देख बेटा, मैं समझता हूँ तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होती होगी। किचन में जानकी सब्जी काट रही थी, तभी प्रिया और रश्मि दोनों वहां आई। सासू माँ, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ जी अब तो हद हो गई, बच्चे परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। अरे क्या हुआ, किसने क्या कहा? माँ जी आप जब इस घर में आई थी तब ये कोठी रही होगी, नई रही होगी, चमकदार रही होगी। हाँ माँ जी, तब इसकी शान रही होगी, लोग देखते होंगे, तारीफ करते होंगे। पर अब तो ये खंडहर है माँ जी, सच बोल रही हूँ, खंडहर। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। सच बोल रही है माँ जी, देखिए ना, छत से रोज पपड़ी गिरती है, कल मेरे सिर पर लगी दर्द हो गया था। और ये किचन का दरवाजा हर वक्त हिलता रहता है, डर लगता है कोई खोल देगा अचानक। बाथरूम में नल टपकता है, रात भर टप टप की आवाज आती है, नींद नहीं आती। और ये दीवारें देखिए कितनी गंदी हो गई है, पेंट उतर गया है, दाग लग गया है। अरे बस करो बेटा, सब समझ रही हूँ मैं। नहीं माँ जी आप समझ नहीं रही, कल मेरी सहेली आई थी, उसने पूछा कि कौन सा इलाका है, मैं क्या बोलूं। और मेरी माँ आई थी, देखकर चुप हो गई। बाद में फोन पर बोली, बेटी तू कहाँ फंस गई? अंशु अपनी गर्लफ्रेंड को घर का पता नहीं बताता, झूठ बोलता है कि रेनोवेशन चल रहा है। आकाश के दोस्त मजाक बनाते हैं, कहते हैं भूतिया घर में रहता है क्या? अरे पर बेटा इस घर में यादें हैं, मेरी शादी। यादें फोटो में भी होती है माँ जी, घर टूटा फूटा रखने से क्या फायदा? हाँ माँ जी, बस एक बार मान जाइए, रेनोवेट करवा लीजिए, बाहर से ही सही। नहीं बेटा, मैंने कहा ना नहीं। पर माँ जी। नहीं, मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं, बस। शाम का समय था। जानकी ऊपर की मंजिल पर किराएदार मिश्रा जी के पास गई। दरवाजा खटखटाया। आइए आइए मालकिन जी, बैठिए। नहीं बेटा, मैं खड़े खड़े बस एक बात करनी थी। हाँ बोलिए, क्या बात है? देखो बेटा, किराया तो 5 साल से वही है, अब तो बढ़ा देना चाहिए। किराया बढ़ाना इस मकान का? मालकिन जी मजाक कर रही है क्या? अरे नहीं बेटा, बाकी सब जगह तो बढ़ा हुआ है। मालकिन जी आप पहले मकान तो देखिए, ये कोई रहने लायक है? अरे ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? देखिए छत से पानी टपकता है, मेरा पूरा सामान खराब हो गया है। अरे वो तो। और ये दीवारें देखिए, नमी लग गई है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं, दुर्गंध आती है। बेटा समझो ना, पुराना मकान है। पुराना नहीं मालकिन जी, खंडहर है, सच बोल रहा हूँ, खंडहर। इसमें रहने के लिए आपको मुझे पैसे देने चाहिए। हाय रे, ऐसा मत बोलो। और सुनिए, खिड़की टूट गई है, दरवाजा हिलता है, रात को डर लगता है, मेरी बीवी परेशान रहती है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे देखना क्या है, या तो इस मकान को ठीक करवाइए वरना मैं खाली कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तो फिर किराया बढ़ाने की बात तो भूल ही जाइए, उल्टा मुझे 10,000 वापस कीजिए। छत का पानी टपकने से मेरा एलईडी खराब हो गया। जानकी चुपचाप नीचे आ गई। दर्शन सीढ़ियों पर मिला। क्या हुआ माँ, मिश्रा जी से बात हुई? हाँ बेटा, हो गई। तो किराया बढ़ाने को मान गए ना? नहीं, उल्टा धमकी दे रहे कि मकान खाली कर देंगे। क्या? ये क्या बात हुई? बोल रहे थे खंडहर है, इसमें रहने के लिए हमें पैसे मिलने चाहिए। देखा माँ, ये हाल है, किराएदार भी सुना रहे, अब सोचो। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोपहर का समय था। एक बड़ी गाड़ी कोठी के सामने रुकी। उससे कुछ लोग उतरे। एक आदमी कैमरा लिए थे, दूसरा बड़ा सा बैग लेकर आया। नमस्ते जी, हम फिल्म वाले हैं, सुना है ये मकान किराए पर मिलता है? हाँ जी आइए अंदर, क्या काम है? जी हमें एक हॉरर फिल्म शूट करनी है, भूतिया घर चाहिए था, तो किसी ने बताया कि यहाँ एक खंडहर है।
खंडहर नहीं है, ये हमारा घर है। अरे वाह, परफेक्ट लोकेशन है भाई, बिल्कुल असली खंडहर जैसा ही लग रहा है। सुनिए, ये खंडहर नहीं है। अरे भाई, हम तो तारीफ कर रहे हैं। देखो देखो, ये दीवारें इतनी गंदी, इतनी पुरानी वीएफएक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये छत, वाह, पपड़ी भी गिर रही है, परफेक्ट है, बिल्कुल डरावना। और ये दरवाजा देखो कैसे हिल रहा है, लगता है कोई भूत खोल देगा। सुनिए, ये मेरा घर है, मजाक मत बनाइए। अरे मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने इतना अच्छा भूतिया घर नहीं देखा, असली लग रहा है। हाँ जी, हमें तो ऐसा ही चाहिए था, जहाँ देखते ही डर लगे। और ये घर तो बस एकदम परफेक्ट। लोग देखेंगे तो कहेंगे वाकई में भूत रहते होंगे यहाँ। बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे क्या हुआ, हम तो बस लोकेशन देख रहे हैं। और भाई ये खिड़कियां टूटी हुई, वाह वाह वाह, और जाला भी लगाया कोने में। और बाहर का गेट एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, सीन में ना बिल्कुल फिट बैठेगा। बस बहुत हो गया, आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे क्यों भाई, हम तो किराया देंगे अच्छा खासा। हमें नहीं देना किराए पर, आप जाइए। अरे पर क्यों, देखो ना, हम 15 दिन की शूटिंग करेंगे, 50,000 दे देंगे। नहीं चाहिए हमें आपका पैसा, निकलिए यहाँ से। अरे पर निकलिए, हमने कहा, अभी निकलिए। फिल्म वाले बाहर निकल गए। मैनेजर बाहर से ही चिल्लाया, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे थे, खंडहर ही तो है। दर्शन ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। सब चुप खड़े थे। जानकी की आंखों में आंसू थे। रात के 10 बजे थे। अचानक ऊपर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मर गया मैं। सब लोग दौड़कर ऊपर गए। मिश्रा जी फर्श पर बैठे थे, सिर पकड़े हुए। खून निकल रहा था। पास में छत का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। हाय राम, देखो सिर फट गया, इतना खून निकल रहा है। अरे रे रे, ये क्या हो गया, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं, पहले पुलिस को फोन करो, केस करूंगा मैं। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं नहीं बेटा, बेटा कुछ नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखो सिर फूट गया, छत गिर गई, कितनी बार बोला था ठीक करवाओ। अरे पहले अस्पताल चलो, फिर बात करेंगे। चलो। और सुनो, मैं आज ही इस मकान को खाली कर रहा हूँ और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा। मर जाता तो सॉरी यार, हम देखते हैं ना। अरे देखना देखना कुछ नहीं है, तुम लोग जेल जाओगे, समझे, जेल। खतरनाक मकान है ये, किसी को मार डालोगे एक दिन। सब लोग मिश्रा जी को अस्पताल ले गए। 5 टांके लगे। रात को 12 बजे घर वापस आए। मिश्रा जी और उनकी पत्नी सामान पैक करने लगे। कल सुबह ही मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, केस करूंगा और हर जाना भी मांगूंगा। अरे बेटा, माफी तो मांग रही हूँ, प्लीज। माफी से क्या होगा, मेरा सिर फुटा है, कल को किसी और का फुट सकता है। ये खंडहर है, खंडहर। रात को सब जब नीचे बैठे थे, दर्शन बहुत गुस्से में था। देखा, अब तो खुश हो ना माँ, पुलिस केस होगा, कोर्ट कचहरी लगेगी। बेटा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था, कितनी बार बोला घर ठीक करवा लो, पर नहीं, यादें, भावना है। भैया सही कह रहे हैं माँ, अब तो हद हो गई। शांत हो जाओ बेटा, देखते हैं। देखना क्या है पापा, मिश्रा जी सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस दर्ज होगा, फिर वकील, फिर कोर्ट। और सबसे बड़ी बात, इस उम्र में माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा। हाँ सोचिए, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे, मैंने क्या कर दिया। रो मत जान की, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तभी अचानक तेज आवाज आई। पूरा घर हिलने लगा। सब चीखने लगे, दादी भूकंप आ गया। नहीं नहीं, घर गिर रहा है। दीवार से प्लास्टर गिरने लगा। छत से धूल झरने लगी। खिड़की का शीशा टूट गया। बाहर निकलो सब जल्दी। सब लोग दौड़कर बाहर आ गए। बाहर खड़े होकर देखा तो घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद नींव कमजोर हो गई है। अब तो इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, कल को हम सब मर जाएंगे। 10 मिनट बाद घर ने हिलना बंद किया, पर सब डरे हुए थे। हाय राम, अब क्या होगा। जानकी, अब फैसला करना होगा, अब ये घर रहने लायक नहीं रहा। पापा सही कह रहे हैं, हम कहीं किराए पर मकान लेंगे, सब साथ रहेंगे। हाँ, अब और नहीं, जान से बड़ा कुछ नहीं। जानकी चुप खड़ी थी, आंसू बह रहे थे। जानकी दरवाजे पर खड़ी टूटी हुई कोठी को देख रही थी। सब लोग बाहर जमा थे। सुबह की हल्की धूप में घर और भी जर्जर दिख रहा था। जानकी, अब हमें मान लेना चाहिए कि ये घर अब रहने लायक नहीं रहा। हाँ, कल रात जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। माँ, आपकी जिद ने हम सबको सालों परेशान किया, पर अब हम सब साथ हैं, नया घर बना कर रहेंगे। मैं जानती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, हर दीवार में एक याद थी। माँ जी, यादें दिल में रहती है, गिरती छत में नहीं। हाँ माँ जी, हम सब बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। दादी, नया घर होगा तो नया कमरा भी मिलेगा और मेरी पार्टी भी अच्छे से हो पाएगी।
और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गर्व से बता पाऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। हाय रे मेरे बच्चों, तुम सब कितने परेशान रहे और मैं बस अड़ी रही अपनी बात पर। मोह रखना बुरा नहीं जानकी, पर इतना जरूर होना चाहिए कि परिवार की खुशियां ना रुके। ठीक कह रहे हो। चलो नया घर बनाते हैं, और ये पुरानी कोठी यादों के लिए काफी है, रहने के लिए नहीं। सबकी आंखों में राहत और खुशी उभर आई। परिवार आखिरकार एक साथ आगे बढ़ने को तैयार था।